जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स जो कि फ्राइडे यानी कि 12 नवंबर से लेके आज यानी कि 16 नवंबर के बीच में आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि बहुत सारे एडिटोरियल्स हमने डिस्कस करने तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो अगर ये वीडियो थोड़ा आपको लंबा लगता है तो आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे 11 एडिटोरियल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। दोस्तों आर्टिकल्स काफ़ी आते रहते हैं, ऑब्वियसली हमने सारे आर्टिकल्स एनालाइज करने हमको जरूरी भी होते हैं, बट हमको वो आर्टिकल्स यूज करने जो बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, तो रेलिवेंट जो है एज फार एज आर GS 1, 2, 3, 4 सिलेबस इज कंसर्न, हमने उस अकॉर्डिंगली हमने आर्टिकल सेलेक्ट करके हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो अदरवाइज इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं कि उनको डिस्कस करने में घंटों लग जाएंगे, बट हमने सिर्फ रेलेवेंस पे स्टिक करना है। तो चलिए पहला आर्टिकल, अब बिकॉज ऑब्वियसली COP26 हैज एंडेड, अभी COP26 को लेके बहुत कवरेज न्यूज़पेपर्स में हुई थी, एडिटोरियल्स में भी उसकी बहुत कवरेज हुई थी, तो COP26 हैज एंडेड। अब COP26 के जो अभी मीटिंग कंक्लूड हुई है ग्लासगो में, इसको लेके जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल इंथुजियास्ट हैं और खास करके जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द आउटकम्स अचीव्ड एट COP26। तो इन तमाम आर्टिकल्स में जो अभी इनिशियली जो हमारे 4 आर्टिकल्स हैं एनवायरमेंट ओरिएंटेड हैं, इनमें हम जानेंगे कि क्या क्या कमियां रही हैं, क्या एम्बिशन है, क्या रियलिटी है, और कैसे क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, कैसे और बेटर हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल है ग्रीन एंड ग्रीन वॉश। दिस इज रिटन बाय आशीष कोठारी। दोस्तों डेट जो है आर्टिकल की कब कौन से न्यूज़पेपर में कब आया था वो मैंने कंटेंट जो इंडेक्स पेजेस में मेंशन करी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो आशीष कोठारी लिखते हैं ग्रीन एंड ग्रीन वॉश। तो कंटेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल फीजिबिलिटी टू अचीव नेट जीरो। देखिए ग्रीन वॉश का अगर हमको मतलब समझना हो तो ग्रीन वॉश का मतलब होता है कि एक सिर्फ एक ऐसा एक बहुत ही रोजी पिक्चर देना कि हम देखिए कि हम बहुत एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स जा सकते हैं, कि हम बहुत बड़ी बड़ी मिशंस की बात कर रहे हैं, दैट वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रीनर टेक्नोलॉजीज, वी विल मूव टुवर्ड्स क्लीनर टेक्नोलॉजीज। तो बहुत एम्बिशियस बातें तो की जा रही हैं, लेकिन रियलिटी वो क्या होगी, क्या वो रियलिटी एम्बिशन के साथ मैच कर पाएगी, या सिर्फ एक तरह का एक सिर्फ दिखाने के लिए ही सिर्फ ये बातें की जा रही हैं ग्लासगो में। तो यहां पे बात करी गई है दैट ठीक है नेट जीरो की कमिटमेंट कर ली आपने, वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बट आप उसको अचीव कैसे करेंगे? बिकॉज हमने बहुत बार डिस्कस करा है अभी रिपीटेडली बहुत सारे एडिटोरियल्स में कि इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2070, स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। नाउ हाउ सस्टेनेबल आर द टारगेट्स ऑन द नॉन fossil fuel and renewable energy generation? देखिए आफ्टर ऑल दिस टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, ऑल दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो सोशल कॉस्ट है, जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, वो क्या होगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या उसको लेके कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करा गया है? व्हाई डू आई से सो इज बिकॉज नंबर वन, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिवॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, नाउ दे कम विद वेरी सीरियस एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट इंक्लूडिंग displacement of people, displacement of forest communities, and also causing rampant deforestation. Secondly, अगर हम solar and wind energy projects की बात करें, now this is also largely focused on mega energy parks. So good, labor intensive होते हैं, capital intensive भी होते हैं, but at the same time हमने ये बात पहले डिस्कस करी थी ना कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत लेबर इंटेंसिव होते हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन दे ऑल्सो एंड अप रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ लैंड। नाउ दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि हम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज इतना सारा लैंड एक्वायर करने के लिए बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होगा, तो ये एक चिंता की बात है। और क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट क्या ये हमारी अजम्पशन तो नहीं दैट रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है? देखिए आफ्टर ऑल जहां पे लैंड एक्वायर करने की बात आती है तो वहां पे कितने लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। अगर एक बहुत बड़ा कितने सारे एकड़ का लैंड है, वहां पे आपने कोई विंड एनर्जी फार्म लगाना है, कोई सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे जो इकोलॉजी है वहां की, जो वहां पे जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा उसका क्या? तो क्या ये प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप एक इफेक्टिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, या आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइंस को और डाइल्यूट कर रहे हैं अंडर द गार्ब और अंडर द दिखावा और अंडर द ग्रीन वॉश ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
ठीक है। सो यानी कि वो बात जैसे हम कहते हैं ना कि तीर भी चलाना है और परिंदा भी बचाना है, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, बट एट द सेम टाइम हमने रिन्यूएबल एनर्जी को भी पुश देना है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम कोल के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ना दिखाएं, हमारी जो बिजली की उत्पादन है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हो, बट एट द सेम टाइम हमने इकोलॉजी को भी कंजर्व करके रखना है। ठीक है। सो What about the other 50% of electricity which will come from the fossil fuels? तो प्रधानमंत्री ने तो बोला ना कि भाई 2030 50% जो हमारी पावर जनरेशन होगी वो थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी होगी, बट व्हाट अबाउट द अदर 50%? वो तो रिन्यूएबल से नहीं होगी ना, तो वो तो नॉन रिन्यूएबल से ही होगी, तो अब उसका क्या? नाउ द 50% दैट विल कंटिन्यू कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। चलो 500 गीगावाट्स की बात कर दी कि जी हमने रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है, बट जो बाकी 50% है वो फिर भी कोल से ही आएगी ना। The government has continued promoting coal mining and thermal power and has no intentions of even plateauing the fossil fuel use। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात आती है दोस्तों, वो अभी हम अगले आर्टिकल में बात करेंगे कि इंडिया और चाइना ने जो फाइनल ड्राफ्ट जो साइन किया गया COP26 में, उसमें पहले तो इनिशियली ड्राफ्ट में बात मेंशन थी कि कोल को कैसे हम प्रोग्रेसिवली फेज आउट कर दें, कि जो भी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आने वाले टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस घटाना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं, तो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी तो कम करनी पड़ेगी। तो कैसे वो आने वाले समय में ये जो डेवलपिंग देश हैं, तो चलो चाइना को सो कॉल्ड डेवलपिंग देश कह सकते हैं हम, वैसे तो वो काफी डेवलप्ड हो चुका है, बट ये जो डेवलपिंग देश है इंडिया चाइना जैसे, कि क्या ये आने वाले समय में जो अपनी कोल की जो सब्सिडीज हैं क्या इसको फेज आउट कर पाएंगी कंप्लीटली? तो यहां पे इंडिया और चाइना ने वो इनिशियल ड्राफ्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा दैट लुक, हम इतनी जल्दी कोल की सब्सिडीज को फेज आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी जल्दी रातों रात हम इतना सारा बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं कर पाएंगे, तो प्रोग्रेसिवली हम कोल की सब्सिडीज को फेज डाउन करेंगे। यानी कि ठीक है 2070 तक हमने टारगेट अनाउंस कर दिया, बट आज आप हमको कहें कि आज ही हम अपनी सारी कोल की सब्सिडीज को फेज आउट कर दें और आज रातों रात ही हम बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे ये अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे, बट मुद्दा यह है कि 50% से ज्यादा जो बिजली का उत्पादन है वो अभी भी कोल से ही होगा। वाई कमिटमेंट टू नेट जीरो इज अ ग्रीन वॉश? पहली बात, नेट जीरो क्या कहता है? देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आप ज्यादा जनरेट करते भी हैं तो उसको ऑफसेट करने के लिए, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़ रही हैं तो उसको ऑफसेट करने के लिए आप और पेड़ पौधे लगा दीजिए, एफॉरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या अगर आज आप एक पर्टिकुलर प्लेस ए में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रोविजन बनाइए किसी पर्टिकुलर प्लेस बी में जहां पे आप बहुत सारा लैंड यूज करके, लैंड यूटिलाइज करके आप कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो फिर ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ वेरी फनी थिंग, बिकॉज अगर एक जगह पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत बढ़ा रहा हूं और दूसरी जगह पे इतने हजारों एकड़ लैंड मैं एक्वायर करके वहां पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करूं जहां पे कार्बन सारा क्रिएट हो, कार्बन सारा यहां पे कैप्चर किया जा रहा है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू, तो उसके चलते तो ऑब्वियसली फिर कितनी सारी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। सो ग्रैबिंग लैंड फ्रॉम कम्युनिटीज अंडर द गार्ब ऑफ एक्वायरिंग लैंड फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज और अंडर द गार्ब ऑफ कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन के भाई हमने यहां पे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करे हैं, अब उसका पश्चाताप करने के लिए हमको बहुत पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, तो दैट डज नॉट सर्व द आउटकम। ऐसी बात आशीष कोठारी ने इस आर्टिकल में लिखी है। Now, what is the way forward? India can make a transition with the help of community-based strategies. देखिए जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको भी फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं। अब वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज की जो लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सिंथेसाइज करके हम आउटकम्स अचीव कर सकते हैं, वो बात यहां पे करी गई है। दैट देयर आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ community-based strategies can achieve this, including decentralized energy generation without any costly or massive infrastructure। तो यहां पे सेंसिटिव यूज ऑफ लैंड एंड नेचर की बात करी गई है, दैट दिस थिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है हमने, तो वी हैव टू यूटिलाइज लैंड एंड नेचर इन अ वेरी सस्टेनेबल वे। ऑल्दो वेरी गुड दैट हम रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना पुश लेके आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल वेरी गुड, बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट हम लोकल टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं अंडर द गार्ब ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए अगला आर्टिकल है लर्निंग टू लिव विद वाटर। दोस्तों अब ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में आया है? सो ऑब्वियसली ये आर्टिकल अभी आपको पता है कि चेन्नई में बहुत भयंकर फ्लड्स आए हुए हैं, ठीक है। देखिए चेन्नई में ऐसे फ्लड्स 2015 में भी आए थे, बिकॉज आपको पता है ये रिट्रीटिंग मानसून का टाइम है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। चलो बारिशें तो हर साल आती हैं, चाहे साउथ वेस्ट मानसून है, चाहे नॉर्थ ईस्ट मानसून है, चाहे जो मर्जी मानसून है,
बात यह है कि बारिशों के आने के बाद ये जो मेस क्रिएट होता है, जो आज के टाइम पे जिनको हम अर्बन फ्लड्स कहते हैं, ये क्यों हो रहा है? और ये प्रॉब्लम साउथ एशिया में बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। साउथ एशिया में ये बहुत गंभीर समस्या बन गई है। ये बात इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। नाउ, अब फ्लड्स हैव बीन अकरिंग अक्रॉस साउथ एशिया, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो कराची है, चाहे वो ढाका है, चाहे वो काठमांडू है। अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जो अभी रिसेंटली 2 months बैक अभी न्यूज में भी थी और इसकी जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, हैवी रेनफॉल, हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स सिंस द 1950s वर बीइंग ड्रिवन बाय ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। देखिए, शहरों में फ्लड्स आना, अकाल पड़ना, ये सब चीजें जो होना, चलो हम कहते थे भगवान की गलती है, भगवान का कहर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फलाना फलाना, बट बात यह है कि आपकी सिटीज कैसे प्लान्ड हैं। देखिए, आफ्टर ऑल हम वही सभ्यता है, वही सिविलाइजेशन है जिसको बहुत प्राइड है अपनी सिविलाइजेशन में। 5000 साल पहले अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तो कितनी वेल डिजाइंड सिटीज थी, ड्रेनेज सिस्टम्स कितने वेल डिफाइंड थे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं? रियल एस्टेट माफिया हैज बीन कैप्चरिंग लैंड। जहां पे ड्रेनेज है वहां पे घर बन रहे हैं, वहां पे कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं। तो अब जब बारिश इतनी सारी आएगी तो बारिश, पानी, देखिए बारिश तो आ रही है, बारिश की गलती नहीं है, बारिश आ रही है, अब बारिश को तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन अगर बारिश आ रही तो बारिश, जो पानी है उसको तो एक चैनल चाहिए ना, पानी ड्रेन करने के लिए। जब पानी को चैनल नहीं मिलेगा ड्रेन करने के लिए तो क्या होगा? पानी एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और इसी करके हम देखते हैं कि अर्बन फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो बॉम्बे में आप देखते हैं कि कहां तक इतना इतना ऊंचा पानी का लेवल हो जाता है कि गाड़ियां, घर, सब कुछ पानी के अंदर ही डूबना शुरू कर जाता है, बिकॉज ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द सिटीज इज सो पुअर। इतनी सी जमीन पे इतनी सारी चीजें बनाई हुई हैं, इतना इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो अर्बन फ्लड्स तो आएंगे आएंगे। तो लैंड सेंट्रिज्म अंडरमाइंस द अर्बन ड्रेनेज। अब अर्बन ड्रेनेज की बात करें, सो थ्रू जियोस्पेटियल इमेजिंग इट वाज ऑब्जर्व्ड इन बैंगलोर, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, that 376 kilometers of natural storm drains has disappeared। तो फिर आप देखिए बैंगलोर में भी अर्बन फ्लड्स की प्रॉब्लम कितनी रैम्पेंट है। तो ये पानी, देखिए अगर पानी को जरिया नहीं मिलेगा ड्रेन करने का तो फ्लड्स तो एक्यूमुलेट होंगे ना, पानी तो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद फ्लड्स के बाद जो और बीमारियां आती हैं, डेंगू, मलेरिया, इतनी सारी बीमारियां आजकल चली हुई हैं कि बीमारियों के नाम ही नहीं याद रहते हैं, ठीक है। तो सो ऑब्वियसली यू नो, बिकॉज हम स्मार्ट सिटीज की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी अर्बन सिटीज को प्लान ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और हम वही सभ्यता है जो, अगर हम, आपने एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो हमको इतना मान था, इतना गर्व था, इतना गौरव था इस बात के ऊपर दैट लुक दैट आवर ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडस वैली वर सो वेल डिफाइंड, द सिटीज वर सो वेल प्लान्ड, बट नाउ वी आर वी। नाउ 2015 में द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन इंडिया हैड फॉर्म्ड अ कमिटी to report on the status of natural storm water drains in Delhi। तो इस रिपोर्ट के चलते ये पाया गया दैट मिसिंग ड्रेन्स वर ईदर इंक्रोच्ड, यानी कि इंक्रोच मींस कि जहां पे ड्रेनेज होनी चाहिए थी उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना दी, मॉल बना दिया, घर बना दिए, दुकानें बना दी, होटल बना दी, कंक्रीटाइजेशन हो गया, एंड बिल्ट ओवर और कनेक्टेड टू सीवेज ड्रेन्स। नाउ पुअर डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में देखिए अर्बन फ्लड्स, ये देखिए ये टॉपिक आपका GS1 रिलेटेड है ना। तो अगर आपको, अगर कोई क्वेश्चन आता है इन कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया, इन कंटेक्स्ट ऑफ द catastrophic events happening in South Asia, whether it's flooding, whether it's cyclone, whether it's anything related to global warming, तो ये आप यहाँ पे बात मेंशन जरूर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पुअर डिजाइनिंग ऑफ ड्रेन्स, पहली बात, और दूसरा करप्शन, रैम्पेंट करप्शन इन साउथ एशिया, बिकॉज रियल एस्टेट माफिया ऐसे तो नहीं फ्लरिश कर रहा ना। ऑब्वियसली रियल एस्टेट माफिया अगर लैंड एक्वायर कर रहा है, इलीगली लैंड एक्वायर करके उसके ऊपर इलीगली इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो वो तो सरकारी जो बाऊ है, सरकारी ऑफिशियल्स है, उसके आशीर्वाद के बिना तो ये काम नहीं होता, तो पैसे खिलाने पड़ते हैं, जेब गर्म करनी पड़ती है। तो ये तो चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, तो यहां पे तो सबका साथ और सबका विकास आ जाता है जब करप्शन की बात आती है ना। सो in most South Asian countries, either design guidelines of the drains are missing or the outlets, the draining outlets are too small to accommodate at the time जब बारिश बहुत पीक फ्लो पे आ रही है। Now what is the way forward? तो obviously अगर हम wetlands के ऊपर या open spaces के ऊपर illegally land encroachment करके construction करेंगे तो definitely ये urban floods की problem तो हर साल आती रहेंगी। तो इसमें साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून को गाली निकालने का कोई फायदा नहीं है, भगवान को कोसने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी सिटीज कैसे प्लान कर रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। Now, in almost all the cities in South Asia, residential properties have been built on storm water drains। तो अगर properties ही drains के ऊपर build हो रही हैं, तो पानी को outlet कहाँ मिलेगा drain होने का? बारिश अगर आती है तो पानी को तो आउटलेट चाहिए होगा ना।
2015 में जब चेन्नई में फ्लड्स आए थे, बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे, तब उस टाइम पे एक्सपर्ट्स ने ये फिगर आउट किया दैट द बिगेस्ट इंक्रोचर ऑफ अर्बन वाटरवेज एंड वेटलैंड्स इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इटसेल्फ. सो इट विल बी ऑल्सो. अब यहां पे ना गरीबों को बहुत ब्लेम किया जाता है कि गरीबों के करके है, कि जो गरीब लोग हैं वो अननेसेसरी लैंड इंक्रोच करते हैं, छोटे छोटे झोपड़ी बना के, स्लम्स बना के, इलीगली. अब उनको गरीबों को गाली निकालने का क्या फायदा? अगर गरीबों ने अगर कहीं किसी जगह पे अपनी बस्ती बना ली, कहीं वहां पे रहना शुरू कर दिया, इट इज अनफेयर टू ब्लेम द अर्बन पुअर दैट लुक दैट बिकॉज ऑफ देम ऑक्यूपाइंग सो मच ऑफ लैंड दैट लुक देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लड्स कमिंग. So obviously, instead of blaming the garib people, instead of blaming the poor people, why don't you catch the collar of the real estate mafias who have been building these societies, these flats and these buildings rampantly, illegally? Concretization has become the shorthand for urbanization, and रेनफॉल इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, ये बहुत अच्छी लाइन है, इज नो लॉन्गर. देखिए, एक तो पहली बात है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये तो एक बात है, बारिशें होना, ठीक है, कनाडा में बहुत गर्मी होना, ठीक है, जर्मनी में बहुत भयंकर फ्लड्स आना, वो तो सब हो रहा है, ये तो सबको इंपैक्ट कर रहा है, वो तो एक बात है. दूसरी बात क्या है कि चलो भैया बारिश हो रही है, अच्छी बात है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होने के बाद अगर बारिश को, पानी को अगर एक जरिया ना मिले ड्रेन करने का, तो वो और गंभीर समस्या बन जाती है. वो क्यों? बिकॉज हम अपनी सिटीज को ज्यादा कंक्रीटाइज कर रहे हैं. चलिए, अगला आर्टिकल है व्हाई ग्लासगो डिसअपॉइंट्स. तो ये उसी सीरीज में COP26 में जो अभी आउटकम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लासगो के, जो कि बहुत सारे जो एंथुजियास्ट हैं, एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत डाउट्स रेस करे हैं इस पूरे ग्लासगो समिट को लेके. और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे जो एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट और एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बात पे भी डाउट्स रेस करे हैं दैट ऐसा मुश्किल लगता है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव कर पाएगा. ऑल्दो इट इज वेरी गुड कि इंडिया ने ये बात अनाउंस करी. देखिए दोस्तों, एक और बात यहाँ पे कहने वाली है. देखिए, न्यूज़पेपर में ना एडिटोरियल्स में ज्यादातर सरकार को गालियां ही सुनने को मिलती हैं, ज्यादातर क्रिटिसिज्म होता है, तो ठीक है, वो बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, अब एडिटोरियल्स में ये लिबर्टी है कि चलो हर एक बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, पर ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बात भी गलत है. सरकार ने बहुत कोशिशें करी हैं. सरकार ने, अगर हम अपनी सरकार की बात करें, खास करके नरेंद्र मोदी के गाइडेंस के अंदर, तो हमने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स मीट भी करे रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है. हमने पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो 2015 में हुई थी, वहां पे लीडरशिप अपनी दिखाई भी, यहां पे भी लीडरशिप हमने दिखाई है. बट एडिटोरियल्स में क्रिटिसिज्म भी आता है, तो हमको एक क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए कि भाई जो एम्बिशंस अनाउंस करी गई हैं वो कितनी रियलिस्टिक है, या उसका कोई कंक्रीट आउटकम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा. तो कोई पर्सनल हम यहाँ पे एजेंडा लेके नहीं बैठ रहे हैं. जो अखबारों में बात आई है, जो ये इतने एक्सपर्ट लोग बात कर रहे हैं, वही आपके सामने हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो नाउ व्हाई ग्लासगो डिसअपॉइंट्स. मॉडेस्ट अचीवमेंट्स एंड डिसअपॉइंटेड एक्सपेक्टेशंस. तो ये कंटेक्स्ट है. तो यहां पे फेज डाउन वर्सेस फेज आउट ऑफ कोल. तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था COP26 का, वहां पे कैटेगोरिकली मेंशन था दैट लुक, all the countries must immediately approve or must immediately agree to the fact that coal as a fossil fuel, I mean that has to be phased out, and the government, especially in the developing countries who have been giving so much of subsidies to coal power generation, they need to immediately phase down this whole business of giving subsidies, to which, frankly speaking, to which India and China said that look, it is too early for us to do that. उनकी इंडिया, चलो चाइना की बात हम, चलो वी डोंट, चाइना चलो एनी हाउ, मतलब चाइना की बात तो क्या करनी है यहाँ पे. अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का ये कहना भी गलत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, दैट लुक, आज अगर आप कह रहे हो कि हम अपनी जो कोल पावर जनरेशन को हम सब्सिडी देते हैं, या जो अगर हम कोल पावर जनरेशन पे भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको बिल्कुल आज रातों रात हम बंद कर दें या उसको हम फेज आउट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है. तो ये बात इंडिया की सही भी है, प्रैक्टिकल भी है. लेकिन अब इस ड्राफ्ट में इंडिया ने और चाइना ने भी ये बात पे अग्री नहीं किया दैट हम इमीडिएटली फेज आउट कर देंगे. इस बात पे एग्री किया दैट हम फेज डाउन कर देंगे. तो फेज आउट मींस क्या, आज इमीडिएटली आप कमिट कर रहे हैं. फेज डाउन मींस क्या, प्रोग्रेसिवली, यानी कि आपके पास कोई वो ऑब्लिगेशन नहीं है कि आज आपने विद इन 1 ईयर और विद इन 8 ईयर्स आपने फेज आउट करनी है अपनी कोल सब्सिडीज, बट प्रोग्रेसिवली एज आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का जो मैट्रिक्स है वो बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपने कोल एनर्जी का मैट्रिक्स को कम करते रहेंगे, ठीक है. अब ये जिम्मेवारी इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज पे क्यों है? बिकॉज दोनों, इंडिया और चाइना, आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ कोल. तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास तो 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल भी पाए, इंडिया के पास तो 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल पाया जाता है. तो इस करके इन दोनों देशों की जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा बनती है इन ऑर्डर टू फेज आउट दिस होल बिजनेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कोल. But having said that, obviously we can't
achieve that overnight also. We need some time for that. But many of the least developing countries, they have, according to this article, many of the least developing countries have shown disappointment. उन्होंने नाराजगी दिखाई है इस बात के साथ कि इंडिया और चाइना ने इसको कंप्लीटली फेज आउट करने का क्यों नहीं जिक्र करा. इंपॉर्टेंस ऑफ, दूसरी बात यहां पे आती है इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज. दो बातें हैं, अडेप्टेशन एक चीज है, मिटिगेशन एक चीज है. ठीक है, देखिए मिटिगेशन और अब अडेप्टेशन की बात करें, अब ग्लोबल वार्मिंग तो अब यहाँ पे है, अब कहीं नहीं जाने वाला. अब ये तो नहीं है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को आज खत्म कर देंगे, है ना. बट हम कैसे इस बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के साथ, कैसे इन अनएक्सपेक्टेड टाइम्स के साथ अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, अपनी इकोसिस्टम को अडाप्ट कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर को अडाप्ट कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे करेगी. स्पेशली अडाप्टेशन की जरूरत किसको ज्यादा है? डेवलपिंग कंट्रीज को. बिकॉज क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस, इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस के चलते जो सबसे ज्यादा खतरा है फ्लड्स का, साइक्लोन्स का, ड्रॉट्स का, ये किसको है? जो हमारी डेवलपिंग देश हैं, जो कि हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्री जो रीजन्स में आती हैं. मोस्टली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो उनको ज्यादा खतरा है. तो इस करके उनको अडाप्टेशन के लिए भी ज्यादा जरूरत है. अब अडाप्टेशन के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूनेप, अडाप्टेशन कॉस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज गोइंग टू डबल प्रोग्रेसिवली फ्रॉम 70 बिलियन एनुअली. दिस विल राइज टू अराउंड अबाउट 130 and to 300 बिलियन बाय 2030. तो अब देखिए डेवलपिंग देशों के पास इतना अडाप्टेशन बजट है ऑब्वियसली अब नहीं है उनके पास. उनको अपना बजट जो है अपनी पॉपुलेशन के टुवर्ड्स, अपने पॉवर्टी के टुवर्ड्स, हंगर के टुवर्ड्स उन्होंने एड्रेस करना है फंड्स अपने. तो अब ये फंड्स कहां से मोबिलाइज होंगे? अगर डेवलप्ड ग्लोबल नॉर्थ जिसको हम कहते हैं, अगर वो थोड़े दयावान हो, अगर वो ये फंड्स ट्रांसफर करें डेवलपिंग देशों को, तो अडाप्टेशन ज्यादा अच्छा हो पाएगा. So adaptation puts the issue firmly on the climate agenda, balancing the overwhelming focus on mitigation. As long as ambitious targets are not matched by adequate financing, there is no point of talking about any net zero by 2050 or by 2070. And all these targets are just a kind of a jumla. तो जो ये फिर जुमलेबाजी होगी अगर हम बिना, मतलब मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ अगर मैंने जुमला का वर्ड यूज करा है, बट इन जनरल अगर ये जो डेवलप्ड देश हैं अगर यहाँ पे ये फंड्स ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्पेशली टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये सब एम्बिशियस टारगेट्स एक जुमलेबाजी की तरह ही होगा. ठीक है, आपको पता है कि पेरिस जो COP21 था, सो COP21 के चलते जो 2015 में हुआ था, इसके चलते बहुत कैटेगोरिकली ये बात वहां पे वेल डिफाइंड थी, वहां पे बहुत वेल अंडरस्टूड थी कि डेवलप्ड देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को 2020 के बाद प्रति साल $100 बिलियन देने पड़ेंगे. ठीक है, अब $100 बिलियन तो आज के टाइम पे बहुत कम लगता है. ठीक है, तो अब COP26 में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला दैट लुक $100 बिलियन की जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं ये तो बहुत कम है, हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात करनी पड़ेगी. तो अब ये सारी की सारी बातें अब now this is up to the developed world to deliver on these ambitious targets if they want the whole world to see progressively shifting towards net zero by 2050 or the later part of the century. Then they have to give funds to the developing countries. Now what are the major disappointments of India from COP26? So there are two major disappointments. पहली बात देखिए, so there has been an important agreement among 100 countries about cutting methane emissions by 30% by 2030. इंडिया इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है. देखिए मीथेन की बात करें, मीथेन एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है और इसका देखिए आमतौर पे इसका जो ड्यूरेशन है ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज मच लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है या इसका अगर हम बात करें इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको पता है कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात करें, लाइफ स्टॉक रेयरिंग की बात करें, that is the major source of methane which is also a greenhouse gas, methane emissions. ठीक है, नाउ अब ये जो मीथेन इमरजेंसी है, मीथेन के चलते बहुत चिंता कहां पे दिखाई जा रही है, जो हमारे परमाफ्रॉस्ट एरियाज हैं, चाहे साइबेरिया की बात करें, ग्रीनलैंड की बात करें, आर्कटिक रीजन की बात करें. सो बिकॉज ऑफ दिस मीथेन इमिशंस ग्लोबली दीज आइस कवर्स आर ऑल्सो बीइंग मेल्टेड. ठीक है, दूसरी बात जो कि एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली है वो ये है कि जैसे 100 देशों ने मीथेन एमिशंस को कट करने की बात करी, उसी तरह से 100 कंट्रीज ने अग्री किया कि भाई हम डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करेंगे बाय 2030. इंडिया इज येट नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग. तो ये दो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं. कंक्लूजन, एम्बिशन ज्यादा है
मंशा की बात करें तो मंशा पे भी डाउट है, इंटेंट पे डाउट है, एम्बिशन बहुत ज्यादा है, रियलिटी कुछ और बताती है। अब ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज कैसे कर पाएंगे आने वाले टाइम में, ये देखने की बात होगी। ठीक है, कोई कंप्लायंस प्रोसीजर्स नहीं है इस COP 26 में। ठीक है, तीसरी बात, लगातार इस आर्टिकल में ये बात करी गई है दैट लगातार जो हमारे नौजवान हैं, जैसे आप लोग हैं, मिलेनियल जनरेशन के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, वो भी काफ़ी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट हैं। अब ये जो यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, इनको कंटिन्यूसली मोबिलाइज करना पड़ेगा, सरकारों के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी सरकारों के ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, अगर तो आने वाले समय में एक सस्टेनेबल इकोलॉजी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पे करी गई हैं। अगला आर्टिकल ये आज आया है, अरुण मेहरा ने लिखा है। अरुण मेहरा फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, द ग्लासगो कॉप आउट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आर्टिकल आपको लगेगा कि जैसे ये थोड़ा सा जैसे अरुण मेहरा इज ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये थोड़ा सा जैसे वो कैपिटलिज्म इज सिन, कैपिटलिज्म इज ईवल वाली जो बात होती है, तो इस आर्टिकल में थोड़ी सी आपको लैंग्वेज वैसे लगेगी, बट नेवरदलेस क्योंकि बहुत वरिष्ठ ये मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो इनकी बातें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। द कॉज ऑफ द इलनेस, द कॉज ऑफ द बीमारी लाइज इन द दवाई, लाइज इन द मेडिसिन इन इटसेल्फ। ना अब यहाँ पे बात करते हैं डिवाइड बिटवीन द हैव एंड द हैव नॉट। ठीक है, अमीर वर्सेस गरीब। ठीक है, तो इकोनॉमिकली जो अमीर देश हैं, दे हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हिस्टोरिकली उनका जो योगदान है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते, वो गरीब देशों से तो बहुत ज्यादा है, ये बात तो हमको पता है, वेरी वेल अंडरस्टूड। ठीक है, रिच मस्ट रिड्यूस देयर एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स वाइल द पुअर नेशन के जो गरीब देशों के जो सिटीजन हैं मस्ट यूज मोर एनर्जी एंड कंज्यूम मोर सो दैट दे कैन लिफ्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, अगर हम परचेजिंग पावर कैपेसिटी की बात करें, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, तो हमारे देश में या अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा नहीं बना अभी, जितना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अमेरिका में है, यूके में है, जर्मनी में है। तो वो सब तो अब विकसित हो चुके हैं ना, डेवलप्ड हो चुके हैं, वो सब अपने देश में विकास लेके आ चुके हैं। अभी वो विकास हमने तो अपने देश में लेके आना है। अब उसके लिए ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स है, वो बहुत बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। इसी करके तो हम नेट जीरो 2050 के टुवर्ड्स नहीं कमिट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी करके हमारे ऊपर अब जिम्मेवारी भी ज़्यादा बनती है कि हमने कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है और कैसे हमने गरीबों को पॉवर्टी से भी अपलिफ्ट करना है यूजिंग मोर एनर्जी। ठीक है, now new solutions are more likely to come from people who have been protesting for long about the conversion of their lands into property। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो कि बहुत ये स्लोगन्स बहुत टाइम से रेस करते आ रहे हैं कि गरीबों के जो लैंड है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के जो लैंड है, वो इलीगली सरकार या कॉरपोरेट माफिया जो है अक्वायर कर लेते हैं टू ग्रो मोर इंडस्ट्रीज, टू अक्वायर मोर रिसोर्सेज। अब ये टिपिकल एक मार्क्सिस्ट एक वो बात यहाँ पे आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो गुड इनफ, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। जो हम कैपिटलिज्म वर्सेस वर्कर क्लास की जो हम बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे बेसिक बात यहाँ पे ये करेगी दैट देयर हैव टू बी न्यू सॉल्यूशंस व्हिच हैव टू कम फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ, फ्रॉम द सिविल सोसाइटी इटसेल्फ, रादर दैन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ टॉप डाउन अप्रोच from somebody sitting in the ministry. The solutions have to come more from the people. अमीर देशों के अमीर लोग, बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ये बात करते हैं दैट लुक, हमको दुनिया को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से हमको लड़ना है, हमको क्लाइमेट चेंज से हमको अडाप्ट भी करना है, हमको आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, तो जो हमारे आने वाले जो जनरेशन में जो बच्चे होंगे, ताकि उनके लिए ये दुनिया एक साफ सुथरी जगह रह सके जीने के लिए, तो हमको ये इंश्योर करना है दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू लिव इन। ये तो अमीर देशों के, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लोगों की चिंता है। और छोटे देशों के जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी चिंता क्या है दैट भाई आने वाली पीढ़ी का तो बाद में सोचेंगे, पहले आज तो जिंदा जी लें। अगर आज जिंदा जिएंगे तो ही कल को जाके अपने पोते पड़पोते के बारे सोचेंगे। तो आज हम जिंदा कैसे रहेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली जो ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, वो गरीब देशों को ज़्यादा पड़ रहा है। Climate change and monopoly of the rich. So, as climate change is accelerating, the impacts on the economically poorer nations is also amplifying, and this impact on the poorer nations and the people of the poorer nations will be much more than on as compared to the rich people. ठीक है,
पुअर गरीब लोग और अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना, अपनी ज़िंदगी को गंवाना, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशंस जो डेवलप्ड देश इंकरेज कर रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, कि भाई आप बिल्कुल क्लीन एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करिए, चलो अच्छी बात है, क्लीन एनर्जी के अगेंस्ट नहीं हम, लेकिन जो सोल्यूशंस, अब सोल्यूशंस वो क्या दे रहे हैं जो डेवलप्ड देश के जो लोग हैं, हम यूएस की बात करें कि आप नेट जीरो बाय 2050 अचीव कर लीजिए, लेकिन वो सॉल्यूशंस क्या प्रैक्टिकल हैं गरीबों के लिए, ठीक है। तो बात वो आती है कि वो जो दवाई दे रहे हैं, जो दवाई अमीर देश गरीब देशों को दे रहे हैं लेने के लिए, वो दवाई लेना क्या हमारी सेहत के लिए सही है या हानिकारक है, बात ये आ जाती है, ठीक है। कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन वेलबींग दे रिक्वायर होलसम सॉल्यूशंस, ठीक है। The story of the climate change must be seen through a broader lens of equity and resilience than a narrow-minded or a narrow lens of mitigation and carbon reduction. ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आर्टिकल, ये दो आर्टिकल्स हैं, टेमिंग द एजेंसी एंड एक्सेप्शन टू द रूल, ये आज इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में रिस्पेक्टिवली आए हैं। क्या कंटेक्स्ट है, सो आपको पता होगा कि अभी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस हाल ही में पास एक ऑर्डिनेंस निकाली है जिसके चलते सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो टेन्योर है वो अब 2 साल से 5 साल को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको याद होगा, अगर आपको 2000 जब यूपीए की सरकार थी, 2013 की बात है, तो 2013 के एंड में यानी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूपीए 2 गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत फेमस बात बोली थी कि जो सीबीआई है दैट इज लाइक अ केज्ड पैरट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कंटेक्स्ट में नहीं कही थी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जो आमतौर पे तो यही 2 पार्टीज रही हैं सत्ता में, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है सीबीआई को, सीवीसी को, ईडी को, इनकम टैक्स को अपने जेब में लेके चलती हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, ठीक है, अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। तो ये तो हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि ये जो एजेंसीज हैं और इनके जो बॉसेस हैं, ये अपने पॉलिटिकल बॉसेस की ही बात मानते हैं, यानी कि जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी इन द सेंटर, ठीक है। तो अब ये ऑर्डिनेंस तो यही बात प्रूव कर रही है दैट लुक, सीबीआई, सीवीसी और ईडी, उनके पास अभी भी ऑटोनॉमी नहीं है। तो अगर आप, बिकॉज ये किस कंटेक्स्ट में होता वो अभी हम 2 मिनट में बात करेंगे, बिकॉज जो अभी प्रेजेंट ईडी डायरेक्टर हैं एसके मिश्रा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सरकार के बहुत चाहते हैं, इस करके इनके चलते इनको बनाए रखने के लिए ईडी का डायरेक्टर ये ऑर्डिनेंस निकाला गया ताकि इनका जो टेन्योर है अब आगे 3 साल और एक्सटेंड हो जाए। तो अब यहां पे ये बात आती है कि ये जो एजेंसीज हैं ये अभी भी एक केज्ड पैरट की तरह ही है, और इनका मास्टर कौन है, जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस हैं, ठीक है। अब ये जो न्यू लॉ है, दिस विल ऑथराइज द एक्सटेंशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द हेड्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी फ्रॉम 2 years to 5 years, ठीक है। अब ये जो है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए ये आपका ना टिपिकल GS2 का टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे GS2 के टॉपिक में ना, जैसे खास करके अगर बात हो रही है मिस यूज ऑफ ऑर्डिनेंस की, जुडिशियल एक्टिविज्म की, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की, तो ये सब जो बातें, जब जो GS2 रिलेटेड जो बातें होती है, वहाँ पे अगेन अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोई रिलेटिव अगर आपको वहाँ पे याद रहे तो आप उसको जरूर कोट करिए। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको ये जो जजमेंट है विनीत नारायण की, विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1997, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया था दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द CBI and ED should have a minimum tenure of 2 years। वो क्यों, ये बात भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की ही क्यों बात करी थी। ये तो 1997 में जजमेंट आ गई, ये बात तो हमको जरूरी है समझनी। दूसरी बात, ये जो प्रस्ताव अब सरकार ने रखा है, ऑर्डिनेंस जो सरकार ने निकाली है, दिस इज इन वायलेशन ऑफ दिस गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की ही क्यों बात करी थी, बिकॉज जो रीजन था सीबीआई के या ईडी के डायरेक्टर को मिनिमम 2 साल का पीरियड देने के लिए, वो ये रीजन था दैट अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सरकार या प्रेसिडेंट किसी भी IAS या IPS ऑफिसर को या कोई भी सिविल सर्वेंट को इतने बड़े ओहदे में से ऐसे ना रिमूव कर सके, ठीक है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि सरकारें जब बदलती हैं, ठीक है, चलो अगर राज्य सरकार की बात करें या अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें तो गवर्नर्स बदले जाते हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें, जब CM चेंज होता है तो वहाँ का DGP, चीफ सेक्रेटरी, ये सब चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ताकि एक
फिक्स्ड टेन्योर देना जरूरी इस करके है ताकि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है जो कि एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है कि भाई हाँ मैंने अपने बंदों को यहाँ पे फिट करना है, मैंने अपने आदमी को डीजीपी लगाना है, मैंने अपने आदमी को चीफ सेक्रेटरी लगाना है, मैंने अपने चाहिए को सीबीआई का डायरेक्टर लगाना है, तो ये सब ना हो और मिनिमम 2 साल का जो टेन्योर है वो एक सिविल सर्वेंट को मिले, अगर वो खास करके सीबीआई जैसी एजेंसी को या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसी को हेड कर रहा है। अब यहां पे क्यूरियस केस ऑफ एसके मिश्रा आ जाता है। एसके मिश्रा कौन है? अभी प्रेजेंट इन्फोर्समेंट ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो ईडी के जो चीफ हैं, वो एसके मिश्रा हैं। नाउ अब इनको अपॉइंट किया गया था नवंबर 2018 में। इनकी सर्विस नवंबर 2018 से लेके इनका 2 साल का पीरियड नवंबर 2020 में खत्म होता है। इनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया बाय अनदर ऑर्डर, इनकी सर्विसेज को 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया इन नवंबर 2020। अब चलो ठीक है, अब यहां पे इनकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन सच एक्सटेंशंस विच आर हैपनिंग, जो सरकार ऐसी एक्सटेंशंस कर रही है बार बार 1-1 साल के बाद ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड नाउ 3 years, this will render the heads of the 2 investigating agencies like the CBI and the ED as unacceptably beholden to the government। यानी कि ऐसा दिखाई देगा कि ऐसे जो लगातार जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद अपने फेवरेट ऑफिसर को कहीं प्लेस कर दिया, किसी कमीशन में बिठा दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बिठा दिया, तो अब इस तरह की जो कोशिशें हैं, इस तरह के जो सरकार जो नियम निकाल रही है, कानून निकाल रही है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की उल्लंघना कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा ये जो कल्चर है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चमचागिरी करेंगे पॉलिटिकल बॉसेस की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था दैट लुक, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट की एक्सटेंशन 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस में और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। सितंबर ऑफ दिस ईयर, सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट एज फार एज एसके मिश्रा इज कंसर्न्ड कि भाई उनको 1 साल की एक्सटेंशन आपने दे दी, चलो हमने फिर भी कुछ नहीं बोला, जबकि वो हमारी गाइडलाइंस की उल्लंघना में थी, हमारी गाइडलाइंस को वायलेट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है दैट अब इस टाइम पे, अब सितंबर 2021 आ गया कि अब इनको फर्दर एक्सटेंशन देना सही नहीं होगा। दैट वुड बी इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑफ द 1997 केस, विनीत नारायण केस। अब क्या सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बचने के लिए क्या एसके मिश्रा की ये टेन्योर और बढ़ा दी है अंडर द फॉर्म ऑफ इशूइंग दिस ऑर्डिनेंस? तो ये तो बात यहां पे थोड़ी पॉलिटिकल आ जाती है। अब यहां पे और बात समझ लेते हैं जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की बात है। इस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस मेक, अब ये भी अगेन ये हार्डकोर GS2 वाला हमारा टॉपिक है। अब क्योंकि ऑर्डिनेंस निकाली है सरकार ने, तो इस करके मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस की बात करें, बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, हम अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते भी हैं। मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस की बात करें तो अब यहां पे आपको पता है, पॉलिटी आपने पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फ्रेम लॉज थ्रू एन ऑर्डिनेंस। पर ये एक रूटीन मैटर नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये दिस इज नॉट अ रूटीन मैटर कि हर एक, आपको याद होगा फार्म लॉस को जो भी ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू निकाला गया था और उसके चलते कितना पिछले 1 साल से हम हंगामा देख रहे हैं। अब इस मुद्दे को भी ऑर्डिनेंस रूट से निकाला गया है, ठीक है? इतनी जल्दी क्या थी? अभी पार्लियामेंट सेशन को कितना, अभी जो विंटर सेशन शुरू होना ही है कुछ 10-15 दिनों में, तो तब तक वेट कर लेते, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो ये बात तो प्रूफ कर रही है ना, क्योंकि जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होगा तब तक एसके मिश्रा का टेन्योर खत्म हो चुका होगा। तो यहां पे फिर डाउट रेज होते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग का जो रास्ता है वो इतना ज्यादा क्यों यूटिलाइज किया जाता है। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, ये हर एक सरकार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स अपनी मिसयूज करती है। तो यहां पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर सरकार को हम नहीं निशाना तान रहे हैं, दिस इज डन बाय ऑल। जैसे हम कहते हैं कि सब मिले हुए हैं तो सारे मिले होते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली अफर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल दैट द प्राइमरी पावर टू फ्रेम लॉज इज इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाइए, जितने मर्जी कानून बनाइए, पर ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये इसके ऊपर रिलाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया, गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। देखिए, अब केस का पूरा हमने जजमेंट नहीं पढ़नी है, चाहे विनीत नारायण का हो, चाहे ये DC वधवा केस हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो ये जो जजमेंट्स हैं, जो कि 1 या 2 लाइन में इनकी जो इस जजमेंट, इस पर्टिकुलर केस की जजमेंट में से जो 1 या 2 लाइन इंपॉर्टेंट निकल के सामने आती हैं, वो जरूर आप कोट करिए। ये चीजें कोट करने से क्या होगा? नंबर मिलेंगे, नंबर ज्यादा मिलेंगे और आपका रैंक भी बढ़िया आएगा, ठीक है? तो हमने अपना रैंक लेके आना है, तो वहां पे जहां पे भी हमको हो सके जजमेंट्स को कोट करें, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बातों को कोट करें, तो वो जरूरी है। तो DC वधवा केस in 1986, the Supreme Court stated that the power to promulgate an ordinance is essentially a power to be used
only in extraordinary situation, and this cannot be used in a routine manner to serve your political vested interest or to take political revenge or for your political vendetta. तो उस चीज के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए. चलिए अगला आर्टिकल. सो ये आर्टिकल सोसाइटी रिलेटेड है, कैपिटल अगेंस्ट कास्ट. तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सपोर्ट फॉर दलित एंटरप्रेन्योर्स की, दलित एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे यहाँ पे ना. देखिए पॉलिटिकल राइट्स तो सबको मिल गए है ना. हमने जब इंडिपेंडेंस 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो पॉलिटिकल राइट्स तो सबको मिल गए. राइट टू वोट की हम बात करते हैं ना, तो वहां पे तो सबकी इक्वालिटी है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी तक हमको नहीं मिली है ना. अंबेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उन्होंने कितनी बार ये बात कही थी दैट देखिए पॉलिटिकल राइट्स तो सबको मिल गए, लेकिन आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी सबको मिले. अभी वो चीज तो बहुत डिप्रीव्ड लग रही है, बेशक हमको 75 ईयर्स हो गए, बट सोशो इकोनॉमिक राइट्स अभी भी सबको इक्वालिटी में नहीं मिले हैं. ठीक है. नाउ देयर इज एन इमीडिएट फोकस ऑन हाउ, अब हम एक मार्केट इकोनॉमी में रह रहे हैं. 1991 के बाद हमने बहुत बोल्डली एम्ब्रेस करे जो है हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो मार्केट इकोनॉमी के चलते, मार्केट फोर्सेस के चलते कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं टू एड्रेस द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन. ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप अलोन इजंट द सोल्यूशन. दलित, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत जरूरी है, जॉब क्रिएशन, rather than being a job seeker आप जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, rather than being dependent on a सरकारी नौकरी और a quota और something like that. आप अपना खुद का कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, वहां पे आप 15-20 लोगों को हायर कर रहे हैं. That is also always very good. Times are changing. We are living in a market economy right now. But however, entrepreneurship isn't the only solution. Panacea का मतलब solution to the caste-based exclusion. But Dalit entrepreneurship is a new narrative which is changing the discourse on Dalit empowerment. Now necessary interventions, यहाँ पे necessary interventions की बात करें. ठीक है. Now as per the reports by the MSME ministry, Dalit owned ventures are very very minimal, very less in terms of numbers as well as revenue. अभी भी जो मोस्टली जो दलित समाज के लोग हैं वो अपने ट्रेडिशनल कास्ट असाइंड ऑक्यूपेशंस में ही व्यस्त हैं, which are usually very manual and they are very low paying, or maybe they are exploring government jobs because they have the quota. उसके अलावा अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट अगर दलित्स के अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो स्पिरिट अभी बहुत कम है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, बट काफी कम है. सपोर्टिंग दलित एंटरप्रेन्योर्स इज इंटेग्रल टू द नेशंस इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो अब आपको याद होगा इसके चलते हमने एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री ने एक स्कीम अनाउंस करी थी, स्टैंड अप इंडिया. 2015 की बात है. सो द SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव गारंटिंग क्रेडिट अप टू ₹1 करोड़. तो दो ये स्कीम है, ये मैकेनिज्म है, ये इंटरवेंशन सरकार की तरफ से है, लेकिन इसका आउटकम अभी इतना हमने सक्सेसफुल नहीं देखा. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यहाँ पे दोस्तों बात करी गई है एक सोशल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की. बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे ये कि एक सोशल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, नीति आयोग को चाहिए कि एक सोशल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाए. इतने सारे इंडेक्सेस तो नीति आयोग ऑलरेडी बना ही रहा है, which needs to be introduced, addressed and assessed, assessing and addressing the vulnerability of the castes, whether it's OBC, whether it's scheduled caste, whether it's scheduled tribes, so that how they can become more inclusive with the mainstream society. ठीक है. और it is very evident that despite the necessary or relevant government interventions, उसके बावजूद भी जो beneficiaries हैं उन तक benefit नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें, वेरी गुड स्कीम, promoting entrepreneurship, but hasn't been able to reach out to the Dalit masses very efficiently. अगला आर्टिकल, द लोकल नेटवर्क. ये किस कंटेक्स्ट में है? इंटरनेट वर्नाक्युलराइजेशन के कंटेक्स्ट में है. तो ये थोड़ा सा ब्रीफली आपके साथ कल धर्मेंद्र सर ने भी शेयर किया था. ठीक है. वर्नाक्युलराइजेशन मतलब जैसे आप समझते होंगे अपनी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने का, जो हमारी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होती है, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, ये हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस होगी. तो अब देखिए फेसबुक, देखिए जब शुरू में आया था फेसबुक, तब तो ऑब्वियसली इतनी सारी इंडियन लैंग्वेजेस फेसबुक नहीं रिकॉग्नाइज करता था. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे 12 तरह की लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस हैं. देखिए फेसबुक की बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में. ठीक है. इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो फेसबुक यूज़ करते हैं. ठीक है. 50-60 करोड़ लोग यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं फेसबुक के. अब ऑब्वियसली अगर इंडियन मार्केट को सीरियसली लेना तो इंडियन मार्केट की, इंडियंस की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है ना.
बट बात यहां पे ये हो रही है कि चलो आइडेंटिफाई तो कर ली कौन सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ऐसी जो अब, क्योंकि आपको पता है अभी फेसबुक बहुत ज्यादा न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ द हेट स्पीच कंट्रोवर्सीज, बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेटेड मीडिया कंट्रोवर्सीज, कि फेसबुक बहुत इंकरेज करता है हेट स्पीच को, वायलेंस को, मैनिपुलेटिव मीडिया नैरेटिव्स को, ठीक है। फ्रांसिस हॉजन ने वो रेवलेशन जो रिवील करे थे वॉल स्ट्रीट जर्नल में। अब इसके चलते इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि कैसे फेसबुक एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है जहां पे वो जो हेट स्पीचेस हैं या पोलराइजिंग स्पीचेस हैं या जो फेक मीडिया चीजें जो न्यूज मैनिपुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे फिल्टर आउट कर सकता है। वो तभी कर पाएगा अगर वो जिस लैंग्वेजेस में बातें स्प्रेड की जा रही हैं उन लैंग्वेजेस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोई इफेक्टिव फिल्टर फेसबुक के पास हो, ठीक है। तो यहां पे वो बात करी गई है ना। व्हाई इज इंटरनेट वर्नाकुलराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट? नाउ देयर इज अ वास्ट, तो पहली बात तो यहां पे व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, तो पहली बात देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर जनरेटेड ऑनलाइन कंटेंट। देखिए अब 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आ जाती हैं एज पर द 8th शेड्यूल। अब 12 लैंग्वेजेस हैं जो कि फेसबुक रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब अगेन बात यह आती है कि इन 12 में से सिर्फ 4 ही लैंग्वेज हैं, 4 लैंग्वेज हैं, हिंदी, बंगाली, तमिल और उर्दू, जिसमें से फेसबुक फिल्टर आउट कर सकता है हेट स्पीच को, हेट कंटेंट को, वायलेंट कंटेंट को। बट भाषाएं तो बहुत बोली जाती हैं इंडिया में, तो कैसे फेसबुक एक इफेक्टिव मैकेनिज्म लेके आ सकता है? देखिए फेसबुक तो आज के टाइम पे तो पूरी जंग, पूरी लड़ाई फेसबुक पे ही लड़ी जाती है, ठीक है। सोशल मीडिया, चाहे कोई भी कैंपेन हो, कोई भी लड़ाई हो, वो पहले फेसबुक पे होती है, बाद में जाके मैदान में होती है ना। और कई बार तो हमने ये भी देखा कि मैदान में जो लड़ाई होती है उसकी जो शुरुआत है या उसकी जो इंस्टिगेशन है वो किसी ना किसी मैनिपुलेटिव नैरेटिव से फेसबुक से ही शुरू होती है। तो इस करके ऐसा इफेक्टिव मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है फेसबुक के पास, जहां पे वो इस तरह की स्पीचेस को, इस तरह के कंटेंट को फिल्टर आउट कर सके, प्रोवाइडेड उसके पास वैसी लैंग्वेजेस का कंटेंट है, प्रोवाइडेड उसके पास ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेजेस को मॉडरेट कर सकते हैं, उस कंटेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। बिकॉज जो एल्गोरिस्ट बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एल्गोरिदम्स हैं, वो इतने सक्सेसफुल नहीं है इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस बेस्ड कंटेंट को फिल्टर आउट करने में, ठीक है। अब इसका डाउनसाइड क्या है? यूज ऑफ डिजिटल नेटवर्क्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू एडवांस देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड एजेंडा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय राइटिंग अट्रोशियस कंटेंट, बाय राइटिंग मलिशियस कंटेंट, फेक कंटेंट। तो इसके चलते ऑब्वियसली अब ये थोड़ा एक डीमेरिट हो गया वर्नाकुलराइजेशन का। तो अगर कोई, मान लीजिए कोई बंगाल का कोई लीडर है, अब उसने कोई ऐसी पोस्ट करी है बंगाली में, अब उसकी तो आउटरीच बहुत ज़्यादा होगी बंगाल में, ठीक है। देखिए अब अगर एक पोस्ट इंग्लिश में लिखी गई है, तो जो बंदे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, मान लीजिए मैं अगर एक बंगाली हूँ और मेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो मैं उस पोस्ट का कोई मेरे को सिर पैर नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर मेरे को बंगाली पढ़नी आती है और कोई बंगाली में पोस्ट लिखी गई है, तो वो मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो बंगाल के होंगे, जो उस पोस्ट को पढ़ के एकदम से भड़क जाएंगे, है ना। अब ये तो फिर एक डीमेरिट भी हुआ वर्नाकुलराइजेशन का, दैट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस बीइंग प्रमोटेड ऑन फेसबुक। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस लैंग्वेजेस को यूज करके लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं टू प्रमोट वायलेंस। तो इस करके अब ये एक ड्रॉबैक हुआ। Use of online propaganda has increased with more diverse publics being brought into the online platforms. However, contestations among various actors to yield political power and control the minds of the people, control the public opinion, that is not going to be resolved. Rather, I believe वो ज़्यादा increase होने वाला है with internet vernacularization. ठीक है? देखिए भाषाओं, देखिए कोई बंगाली हो, कोई मलयालम हो, कोई तमिल स्पीकिंग बंदा हो, कोई पंजाबी स्पीकिंग बंदा हो, उसका भी अधिकार है फेसबुक को एक्सेस करना, फेसबुक पे अकाउंट्स डालना, फेसबुक पे स्टोरीज डालना, फेसबुक पे फोटोज डालना, उसका भी अधिकार है। कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि भी इसको इंग्लिश ही आनी चाहिए तभी वो फेसबुक अकाउंट बना सकता है। बनाए, फेसबुक अकाउंट बनाए, बहुत अच्छी बात है कि वर्नाकुलराइजेशन प्रमोट की जा रही है, लेकिन इसका फायदा पॉलिटिशियंस बहुत उठाते हैं बाय प्रमोटिंग वायलेंस, by writing wrong speeches, by writing hateful content in the language which people understand. So a Punjabi will understand Punjabi language, a Bengali will understand Bengali language. So therefore,
द नीड ऑफ द आवर इज दैट अगर इतनी बड़ी मार्केट फेसबुक की इंडिया में है, इतने सारे कंज्यूमर्स फेसबुक की इंडिया में हैं, 12-13 तरह की लैंग्वेजेस फेसबुक में इंक्लूड करी गई है, इंडियन लैंग्वेजेस, तो ऐसा मैकेनिज्म हो फेसबुक के पास जहां पे इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट, हेटफुल कंटेंट लिखा गया है उसको फिल्टर आउट किया जा सके, वो बात हो रही है इसमें। ठीक है, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड एथनिक टेंशंस। देखिए, अब 1984 की बात करें, 1993 बाबरी मस्जिद की बात करें, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, तो कम्युनल, या हम जो इंसर्जेंसी इन कश्मीर की बात करें, 1947 पार्टीशन की बात करें, उस टाइम पे तो फेसबुक नहीं था, उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे तो ट्विटर भी नहीं था, लेकिन कम्युनल वायलेंस तो तब भी होता था, है ना। आज के टाइम पे कम्युनल वायलेंस के जो चैनल्स हैं वो अब सोशल मीडिया के थ्रू होने शुरू हो गए हैं। तो अब सोशल मीडिया की ज़रूरत तो बहुत है हमारी ज़िंदगी में, हमको शायद सोशल मीडिया ज़्यादा चाहिए, सोशल मीडिया को शायद हमारी कम ज़रूरत हो। तो उसके चलते कैसे फेसबुक अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू, इंक्रीजिंग इट्स पॉकेट, कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्री में फेसबुक की बहुत बड़ी मार्केट है, तो कैसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से फेसबुक निभा सकता है, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। बिकॉज फेसबुक, जिसको आज हम मेटा भी कहते हैं, उसने नाम अपना चेंज कर लिया, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज social media platforms like Facebook are important gatekeepers to information content which is written, posted on these platforms. So they have to play this role very responsibly, ताकि using this leverage of languages कोई भी व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात का नाजायज फायदा ना उठा सके। तो ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए जहां पे ये कंटेंट को फिल्टर आउट करना और आसान हो। चलिए अगला आर्टिकल। अब ये थोड़े आर्टिकल्स जो हैं दोस्तों, ये अब क्योंकि नेहरू जी का बर्थडे था, चाचा नेहरू जैसे हम कहते हैं, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था, है ना, तो अब उसके चलते कुछ आर्टिकल्स आए थे नेहरू जी के लेगेसी को चलते। नेहरू जी की लेगेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी नॉन अलाइन मूवमेंट की भी है। अब आप नेहरू जी के एंटी हैं, नेहरू जी के क्रिटिक हैं, उनके लवर हैं, वो आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी हो सकती है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो अक्सर आज के तौर पे तो चलो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे ज़माना बहुत पोलराइज्ड है ना, तो आज के टाइम पे तो हर चीज़ का ब्लेम नेहरू को दिया जाता है कि नेहरू की गलती है, 70 साल से जो भी हो रहा है नेहरू के करके हो रहा है। खैर वो बात पे मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन बात यह है कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो कुछ ना कुछ सोच के ही उन्होंने इतनी सारी योजनाएं बनाई होंगी। आफ्टर ऑल जिस टाइम पे उन्होंने इंडिया की जब भागदौड़ संभाली, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया के पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारी ऐसी गंभीर प्रॉब्लम थी जो कि अकेले नेहरू जी ने नहीं, बट साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बात करें, बी आर अम्बेडकर की भी बात करें, सबने मिलकर निकाला था। सही मायने तो जितना भी नेहरू के बारे में पढ़ा है, सही मायने में नेहरू वॉज ट्रूली अ स्टेट्समैन, द लाइक्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, द लाइक्स ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, द लाइक्स ऑफ पी.वी. नरसिम्हा राव, द लाइक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दे आर ऑफन कॉल्ड एज स्टेट्समैन। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सनल बायस या कोई पर्सनल एजेंडा नहीं लेके आ रहे, बट ये जो बातें आर्टिकल्स में करी गई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है नेहरू जी को लेके, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आर्टिकल है नॉन अलाइन मूवमेंट को लेके है। सो रिमेंबरिंग द नेहरूवियन लेगेसी ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, तो बहुत पॉपुलर टॉपिक है, ऐसे में आ जाता है आपको कई बार, बहुत पुराना टॉपिक था हमारे टाइम में, इसको ऐसे भी आया करता था, रेलेवेंस ऑफ नाम 2.0। तो अब खैर रेलेवेंस ऑफ नाम की बात करें तो खैर अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा नॉन अलाइन मूवमेंट, बट खैर एनी हाउ यू कांट कंप्लीटली इग्नोर नॉन अलाइन मूवमेंट एज, बिकॉज ऑब्वियसली नॉन अलाइन मूवमेंट हैज बीन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट of the Indian foreign policy doctrine for a long time. Even though the present dispensation of Narendra Modi has distanced itself from NAM, but NAM cannot be ignored. So, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का भी आ जाता है, GS1 में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी आती है, तो उस रेलेवेंस से हम ये टॉपिक को बहुत ब्रीफली डिस्कस करते हैं। लुक बैक एट द नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नेहरू ने क्या कहा था, वी प्रपोज टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप्स अलाइंड अगेंस्ट वन अनदर। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 कैंप्स आगे थे, एक यूएस लेड, एक यूएसएसआर लेड, है ना। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो आपको पता है कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो चुका था, जिसको हम शीत लहर भी कहते हैं। तो नेहरू ने बोला था देखो भैया हम अभी आज़ाद हुए हैं, तो हाथ जोड़ के मैं तो अपने देशवासियों को और गरीब देशों को यही बोलूंगा, नेहरू जी कह रहे हैं दैट लोग अभी 200-250 साल हमने अंग्रेजों के दबदबे में हम रहे हैं, अब हमने ये कोई साइड्स नहीं चुननी है कि हम अमेरिका के फ्रेंड हैं कि हम यूएसएसआर के फ्रेंड हैं। हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी उस यार्डस्टिक पे हम निर्भर करेंगे, हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम केटर करेंगे। तो चाहे अगर हमको उसके लिए कभी यूएस की मदद लेनी पड़े, चाहे हमको उसके लिए कभी यूएसएसआर की लेनी पड़े, हम किसी पर्टिकुलर कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, सो ही सेड इट इज फॉर वन वर्ल्ड
बिकॉज देखिए जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ था तब उस टाइम पे कई सारे ऐसे अफ्रीकन देश थे जिनको आजादी नहीं मिली थी. तो ही सेड वन वर्ल्ड दैट फ्री इंडिया विल वर्क. अब नेहरू सॉ ऑल द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एज इंटरलिंक्ड. ठीक है, सो नॉट एज अ बाइनरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट ही सॉ ऑल द प्रॉब्लम्स एज इंटरलिंक्ड. सो नेहरू जी वॉज अ वेरी ardent socialist. He was very inspired by the socialism of the Soviet Union. Having said that, but he was still, I mean, नेहरू जी उसके बावजूद भी बेशक वो यूएसएसआर के सोशलिस्ट आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड थे. एट द सेम टाइम ही वॉजंट रियली promoting the idea of being aligned with the Soviet Union. ठीक है, बट however most of our economic policies, चाहे हम प्लानिंग कमीशन की बात करें, 5-year प्लानिंग की बात करें, they were designed on the sidelines of the Soviet policies. So, but nevertheless, he saw the world problems as interlinked. The, you know, this whole hunger of power, this greed of power, this whole politics of grabbing more power, जिसके चलते जो डेवलपिंग देश हैं, जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, जो देश है जिनके ऊपर कॉलोनियल कंट्रीज राज करती हैं, वो ज़्यादा लॉस में होती हैं. दे सिग्निफिकेंटली दे हैव टू फेस ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. नॉन अलाइनमेंट was a very smart move, to be very frank, at that time, because उस टाइम पे हम नए नए आज़ाद हुए थे और उस टाइम पे हम ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ सपोर्ट में हैं. तो चाहे वो नेटो हो, चाहे वो वॉर्सो हो, तो नॉन अलाइनमेंट इस आर्टिकल के हिसाब से वॉज द लीस्ट कॉस्टली पॉलिसी for promoting India's national interest, for promoting India's diplomatic presence, and it was a sensible approach when India was weak. तो जब इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की 1965 में भी 1947 में भी हुई थी, 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, तो जरूरत पड़ने पे, चाहे पहले नेहरू जी थे या बाद में चलो इंदिरा गांधी आए, तो जरूरत पड़ने पे उन्होंने सपोर्ट मांगी. इंडिया चाइना की लड़ाई पे हमने सपोर्ट यूएसए से मांगी थी. हमारे वहां पे तब हमारे पास खाना खाने को अनाज नहीं था. ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट कंप्लीटली टेक्निकली तो खैर हम नॉन अलाइन नहीं रहे थे, बट दिस गिव अस दैट लेवरेज कि जरूरत पड़ने पे हम यूएसए से या यूएसएसआर से मदद मांग सकते हैं. तो जर्नी ऑफ नाम की बात करें, सो इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द डोनर कंट्रीज. तो डोनर कंट्रीज कौन सी थी? मोस्टली जो यूएस लेड ब्लॉक वाली कंट्रीज थी, द वेस्टर्न कंट्रीज who had the Western military pact, जिसको हम नेटो कहते हैं. ठीक है, और ये जो वेस्टर्न ब्लॉक था, यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक था, मोस्टली ये कॉलोनियल पावर्स थी जिन्होंने बहुत सारे देशों को कॉलोनाइज किया था इतने सालों से. इंडियन इक्वल डिस्टेंस टू बोथ कोरियाज एंड बोथ वियतनाम. सो देयर वाज अ कोरियन वॉर इन द 50s, देन देयर वाज दिस लॉन्ग वॉर विद द वियतनाम which America had. So India showed its resistance. India chose not to side with either any of the Koreas, North or South, or whether it was the Indochina region, which is also called as Vietnam presently. Being non-aligned, India recognized one party in the two Chinas. So two Chinas की यहाँ पे बात हो रही, तो यानी कि एक तो चाइना और दूसरा जो आपका ताइवान है. बिकॉज ऑब्वियसली चाइना, अगर हम बात करें हांगकांग की, ताइवान की, तो चाइना स्ट्रिक्टली फॉलोज one party, one nation culture in these countries also. And also being non-aligned, India recognized one party in the two Chinas and two Germany. So again, world history में आपने पढ़ा होगा that Germany after the end of the Second World War was divided into two halves. Eastern part of the Germany was under the Soviet control and the western part of the Germany was under the influence of US, UK, under the influence of NATO. ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन. तो जब इंडिया और पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब उस टाइम पे हम देखते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट का थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है. उस टाइम पे देखते हैं कि इंदिरा गांधी का जो अलाइनमेंट है वो बहुत प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाता है. दैट ये बहुत अब यानी कि यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट की वीकनेस आ जाती है कि नॉन अलाइन मूवमेंट बहुत आइडियलिस्टिक बातें करता है. ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट एज पर नेहरू वाज वेरी आइडियलिस्टिक, वाज फिल्ड ऑफ आइडियलिज्म कि हम ना इनके हैं ना उनके हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट, वो सब ठीक है. लेकिन जब हम 1971 में आते हैं तब देखते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत प्रैक्टिकल, इसको प्रैग्मेटिक भी हम बात करते हैं, इसको रियल पॉलिटिक भी कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक वो स्टैंड अपनाते हैं जहां पे उनका जो स्टैंड है, उनका जो सपोर्ट है, वो यूएसएसआर से उनको मिलता है इन दिस लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, सो नाम्स वीकनेस की बात करें, इन थ्योरी अ कोलिशन और मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स. बिकॉज एज पर द नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो थ्योरी ये कहती है कि आप नॉन अलाइंड देशों के साथ भी अलाइन नहीं हो रहे हैं.
देखिए अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात लगेगी आपको जानने में, लेकिन नॉन अलाइंड अगर मूवमेंट की बात करें तो नेहरू जी ने ये कहा था दैट नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो कोई ब्लॉक नहीं है जो नेटो को या वॉर्सो पैक्ट को या किसी और तरह के ब्लॉक को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एक मूवमेंट है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ऑफ द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी लीडरशिप इंडिया ने सोचा कि इंडिया इसका मौका उठाएगा टू बी द लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ अलाइंड है। नॉन अलाइंड स्ट्रिक्टली मींस कि वो एक दूसरे के साथ भी नॉन अलाइंड है, दैट लुक हम कोई अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर करके किसी कंट्री का साथ स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। Despite the hype around NAM in the early 1960s, it was only Cyprus and Ethiopia which supported India in the India-China war which happened in 1962. So this is also very strange and very funny because 1961 में जब नॉन लाइन मूवमेंट जो बेलग्रेड में जो उसकी पहली मीटिंग हेल्ड करी गई थी, इसके कुछ ही टाइम बाद जब इंडिया चाइना के बीच में पहली लड़ाई होती है तो उस नॉन अलाइंड मूवमेंट ब्लॉक में से सिर्फ 2 ही देश थे जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं इन दिस वॉर विद चाइना। तो विच शोज कि नॉन अलाइंड मूवमेंट wasn't really that strong as a block। जैसे नेटो की बात करें तो नेटो में तो बहुत वेल एस्टैब्लिश बात है कि अगर एक कंट्री, जो भी नेटो में जितनी भी कंट्रीज, अगर किसी एक कंट्री को अटैक होगा, कोई हार्म पहुंचाया जाएगा तो वो पूरे नेटो ब्लॉक के ऊपर ही एक अटैक माना जाता है, ठीक है। सो अगर यूके के ऊपर कोई कंट्री अटैक करता है, मान लीजिए अगर रशिया यूके को अटैक करता है तो यूएसए कहेगा वो पूरे नेटो पे अटैक है, तो कलेक्टिवली वो नेटो रिस्पॉन्स बैक करेगा, ठीक है। तो वी सॉ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेटो वेदर इट वाज इन अफगानिस्तान, वेदर इट वाज इन इराक ऑल्सो। तो वो तो प्रिंसिपल्स नेटो के आज के टाइम में देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रिंसिपल नाम में नहीं था कि भाई अगर एक देश को अटैक करोगे तो हम सारे इकट्ठे होकर आपको अटैक करेंगे, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं था। And eventually NAM saw more pragmatism, more practicality during the time of Indira Gandhi। All is well that ends well। देखिए अब नाम की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, सार्क की बात करें, अपने अपने टाइम में ये बड़े ब्लॉक्स बहुत पॉपुलर रह चुके हैं, लेकिन हर एक देखिए इतिहास गवाह इस बात का। देखिए एक बात बहुत फेमस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, मैं बार बार कहता भी हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो आपके कोई परमानेंट मित्र हैं, ना कोई आपके परमानेंट एनिमीज हैं। इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। तो आज नाम की इतनी रेलेवेंस नहीं है, किसी टाइम पे नाम की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, ठीक है। तो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। आप ब्रिक्स की बात देख लीजिए, 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन आया था तो ब्रिक्स को लेके कितनी बात करी जाती थी। आज इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव है उसके चलते ब्रिक्स का फ्यूचर कहाँ पे है। आप सार्क की बात लीजिए, अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क को भी बहुत एक एम्बिशियस वे से बनाया गया था कि टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द साउथ एशियन रीजन। आज सार्क की रेलेवेंस क्या रह गई है। उसी तरह से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम हो सकता है कि देखिए हमको नहीं पता, हो सकता है आने वाले 10 साल में ब्रिक्स की रेलेवेंस और बढ़ जाए। आज हम क्वाड की बात करें, कल को ब्रिक्स की बात करना शुरू कर दें। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो परमानेंट नहीं होती है। वही नाम का भी फेट हुआ। चलिए अगला आर्टिकल, स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। ये विवेक काटजू ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। किस कंटेक्स्ट में, अभी आपको पता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होल्ड किया था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। नाउ कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का है दैट देयर मस्ट बी अ स्पेस फॉर इंडिया, देयर मस्ट बी अ स्पेस फॉर इंडिया इन अफगानिस्तान, ठीक है। आफ्टर ऑल इंडिया बहुत बार ये बात बोल चुका है बहुत सारे फोरम्स पे दैट देखो हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस पूरे रीजन में, तो हमारी प्रेजेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल हमने वहां पे $3-4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं हमारे अफगान्स के साथ। तो जो कोशिश पाकिस्तान और चाइना करता है इंडिया के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, इंडिया को एक रीजनल स्टेक होल्डर पार्टनर यहाँ पे ना बनाए रखने में, तो ये कोशिशें पाकिस्तान और चाइना की कैसे नाकामयाब हो सकती हैं, कैसे इंडिया अपना असर्शन इस रीजन में और बढ़ा सकता है, उसको लेके यहाँ पे बात करी गई है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन नवंबर 2021, अभी हाल ही में ये दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया है, ये न्यूज में था पिछले कुछ दिनों में। सो मेनी रीजनल कंट्रीज एक्सेप्ट जो अजीत डोभाल ने जो प्रपोजल दिया था, जो इन्वाइट किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स नहीं आए थे। तो अब यहाँ पे इस मीटिंग में क्या एजेंडा अडॉप्ट किया गया था, दैट इंडिया हैज लेजिटिमेट कंसर्न्स। देखिए अब इंडिया के लेजिटिमेट कंसर्न्स क्यों होंगे, बिकॉज टेररिज्म चाहे अफगानिस्तान से आ रहा हो, चाहे कश्मीर से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, चाहे श्रीलंका से आ रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहा हो, तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका जो घर है वहां पे आतंक मचा रहे,
कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भाई कहीं किसी अगर मेरे पड़ोसी देश से आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिज्म आ रहा है। तो ये तो खैर अफगान की जो सिचुएशन है तो पूरे सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन रीजन के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ये बात तो इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में सभी देशों ने स्वीकार करी, एक्सेप्ट करी दैट लुक इंडिया का जो रोल है बहुत स्ट्रेटेजिक रहने वाला है और इंडिया के कंसर्न्स बहुत लेजिटिमेट हैं। The Delhi Declaration demanded that Afghan soil is not used to spread terrorism or extremist ideologies. तो obviously no sane country, कोई भी सेंसिबल कंट्री, अब इसमें खैर पाकिस्तान को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी सेंसिबल कंट्री नहीं चाहेगी कि भाई उसके देश में इतना आतंक हो, इतना टेरर हो, बच्चे मर रहे हो, औरतें मर रहे हो, जवान मर रहे हो और उसके चलते बाकी सारे देशों में भी तनाव बना रहे। तो ये कोई भी देश नहीं चाहेगा। इट इज रिफ्लेक्टेड वाइडली, तो ये बात भी दिल्ली डिक्लेरेशन में करी गई थी, दैट द तालिबान हैव टू कंफर्म टू एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑन जेंडर इश्यूज एंड माइनॉरिटी राइट्स। The declaration also called for the formation of an open and truly inclusive government that is representative of the will of the Afghan people. Okay. अफगान पीपल की जो, देखिए अब ऑब्वियसली अब तालिबान तो वहां पे आ गया, अब ये बात करने का तो क्या फायदा, क्योंकि अब तालिबान अफगान लोगों की मर्जी से तो नहीं आया, अफगान पीपल की विल। चलो अब इतना तो तालिबान काम कर सकता ना कि अब एटलीस्ट अगर अब आपने वहां पे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिए तो अब वहां के लोगों की तो सुन लो। अब आप वो 1996 वाला तालिबान अपने आप को कहते हो कि नहीं हम 1996 वाला तालिबान नहीं है, हम बदल गए हैं, तो वो प्रूव करके दिखाओ, लोगों की बात सुनो। लोगों की बात सुनोगे तो आपको और गुडविल मिलेगी, ठीक है। औरतों की बात सुनो, जेंडर राइट्स को प्रमोट करो, ठीक है, शरिया लॉ वहां पे ना इम्पोज करो। चलो ये तो बहुत आगे की बात होगी, ये तो खैर बहुत ओवर एम्बिशियस बात होगी कि वो शरिया लॉ इम्पोज वहां पे ना करे, बट एनी हाउ जेंडर इश्यूज को लेके, सिविल लिबर्टीज को लेके तो एटलीस्ट तालिबान कुछ कंसर्न दिखा सकता है। इज देयर अ प्लेस फॉर इंडिया इन दिस रीजन? इंडिया विल हैव टू प्ले अ वेरी मल्टीफेसेटेड डिप्लोमैटिक गेम टू सेफगार्ड एंड प्रमोट्स its interest in the Afghanistan and in the AFPAC region, because let me tell you one thing, I've said this thing many a times, that India does not have many friends in this region, ठीक है। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों ब्लॉक करते हैं टू गेट एनी एक्सेस इनटू अफगानिस्तान। चाइना और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहेंगे कि इंडिया की नजदीकियां अफगानिस्तान के साथ बढ़े। हाउएवर ये बात भी कहने वाली है दोस्तों कि इंडिया ने अभी कोई डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफगानिस्तान में नहीं बना के रखा। यहां पे इंडिया पीछे है, बिकॉज अगर हम बाकी देशों की बात करें, रशिया की बात करें, तो रशिया ने फिर से अपना डिप्लोमेटिक मिशन रीस्टैब्लिश किया है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो तालिबान ने जब कैप्चर किया तो बहुत सारे देशों ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन अबैंडन कर दिए, अपनी मेसीज बंद कर दी। अब इंडिया कैन कंसिडर टू रीएस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक मिशन इन तालिबान। आफ्टर ऑल अभी तक इंडिया थोड़ा एक डिलेमा में है कि तालिबान के साथ एंगेज करें तो कैसे करें। तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया ने, बट तालिबान ने ऐसे फीलर्स भेजे हैं। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने काफी बार ये बातें बोली हैं दैट हम इंडिया के साथ एंगेज करने को इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि तालिबान को भी इस बात की चिंता है दैट हमने पाकिस्तान को वन हैंड डिस्टेंस में रखना है। तालिबान भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान अननेसेसरली वो बड़ा भाई बन के अफगानिस्तान का उसको डोमिनेट करना चाहे। तो क्या पता तालिबान को भी जरूरत हो इंडिया की और हम थोड़ा भी गर्म सर्द अप्रोच दिखा रहे हो। The Taliban spokesperson has stated that India was an important regional country with which it desired a good diplomatic relations. तो अगर ये फीलर्स आ रहे हैं वहां से तो हमको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट उनके साथ करने का कंसिडर करना चाहिए, पेशेंटली बट विद असर्शन। स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड स्ट्रेटेजिक असर्शंस की बहुत हमने बात करी थी एडिटोरियल्स में, खास करके अगस्त सितंबर में जो एडिटोरियल्स आ रहे थे। तो राजा मोहन जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करते थे, और हैप्पीमैन जेकब जो हैं जो कि हिंदू में एडिटोरियल्स लिखते हैं वो स्ट्रेटेजिक असर्शन की बात करते हैं। तो वी हैव टू पेशेंस दिखा दी, बट नाउ वी हैव टू असर्ट, बिकॉज विदाउट एंगेजिंग विद तालिबान हाउ कैन वी शो आवर डिप्लोमैटिक प्रेजेंस ओवर देयर? Now, what is the way forward? Taliban has publicly said that India-Afghan trade via the Wagah border should be allowed by Pakistan. पाकिस्तान ये बात माने तो, बिकॉज अभी इंडिया ने पीछे एक प्रस्ताव दिया था देखो वहां पे इतने लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, इतना बड़ा डिजास्टर वहां पे हुआ है, कोरोना चल रहा था, वहां पे इतने लोग मारे जा रहे थे, ऊपर से तालिबान के आने के बाद वहां पे फंड्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, तो वहां पे फंड्स भी नहीं आ रहे, ह्यूमैनिटेरियन एड की भी जरूरत है। तो इंडिया ने प्रस्ताव रखा था दैट लुक अब हम 50,000 टन ऑफ वीट भेजते हैं अफगानिस्तान को, लेकिन वो भेजेंगे कहां से? हमारे पास डायरेक्ट रास्ता तो नहीं है ना अफगानिस्तान के पास जाने के लिए। जाके तो हमको जाना तो पाकिस्तान के थ्रू पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान हमको वो एक्सेस नहीं दे रहा, पाकिस्तान ने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब इससे सफर कौन कर रहा है? अफगानिस्तान सफर करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान अलाउ नहीं करता दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस कंसाइनमेंट ऑफ वीट, तो इंडिया कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ handing over this consignment of wheat to the World Food Program at the Wagah border, so that this aid can reach to the Afghan people, because let's not forget Afghan people, they look up to
टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिकेट की बात करें, मूवीज़ की बात करें, तो जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं उनको बहुत प्यार है इंडिया के क्रिकेटर्स के साथ, मूवीज़ के साथ, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ। हम भी देखते हैं कि कितने हम अच्छे वे में हम IPL के मैचेस होते हैं तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आते हैं। तो बियॉन्ड क्रिकेट, बियॉन्ड बॉलीवुड एंड मूवीज़ एंड गजल्स एंड सॉन्ग्स, we have civilizational links with the people of Afghanistan. So we also have to ensure that this people to people linkages can be beneficial for the Afghan society. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, द इंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ नेहरूज लेगेसी। ये शशि थरूर, अब देखिए शशि थरूर की इंग्लिश तो बहुत बेमिसाल है ही है माशाल्लाह, और उनकी थोड़ी बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जब वो लिखते हैं, काफ़ी इनके ऊपर मेम्स भी बनते हैं, बट नेवरदलेस ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन, ही इज़ अ वेरी इज़ अ वेरी वेल रेड मैन, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। सो अब इसमें उन्होंने ऑब्वियसली बिकॉज नेहरू जी का बर्थडे था 14 नवंबर को, तो इसके चलते उन्होंने कुछ नेहरू जी को लेके कुछ बातें लिखी हैं इस एडिटोरियल में। तो बिकॉज नेहरू जी इज़ द फर्स्ट, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं GS1 में, बिकॉज पर्सन इन न्यूज़ की बात करें, नेहरू जी के हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, BR अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अगर इनको लेके कोई ऐसा एडिटोरियल अगर आ रहा है न्यूज़ में, सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट आर्टिकल, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस इसका कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने नेहरू जी के बारे तो हिस्ट्री में भी बहुत पढ़ाई होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा नेहरू जी के बारे। सिग्निफिकेंस ऑफ नेहरू इन इंडियन हिस्ट्री, तो मेकर्स ऑफ फ्री इंडिया, तो इस आर्टिकल में लिखा है कि 4 ऐसे लोग थे जिनका एक विजन था फ्री इंडिया के लिए। कौन कौन थे वो? गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू एंड सरदार पटेल। तो गांधी ने जो सत्य का और नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया, अहिंसा का रास्ता दिखाया। अंबेडकर प्रीच द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेड द नेशन टू अ विजन ऑफ यूनिटी एंड कॉमन पर्पस। बहुत तनाव था जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, तो बहुत सारी स्टेट्स वो टेंडेंसी दिखा रही थी कि इंडियन यूनियन के साथ उन्होंने मर्ज नहीं करना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत, जो 1947 से लेकर 1950 का पीरियड था, जो मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत एक ऐतिहासिक रोल था, बहुत सिग्निफिकेंट रोल था फॉर दिस merger of the princely kingdoms of the other states to happen into one union of India, so that India, which is also now called as a union of states. And Nehru obviously was the first prime minister of independent India. So Nehru's humane and non-sectarian vision inspired India to yearn again for the glory that once, बिकॉज इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, और इंडिया बहुत अमीर देश भी था। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी टॉलरेंट हिस्टोरिकली, बिकॉज इंडिया में कितने लोग आए, कितने जातियों के लोग आए, कितने धर्मों के लोग आए, तो अमेलगमेशन कितना ज़्यादा इंडियन कल्चर में लोगों के साथ हुआ है ना। कितने लोगों ने इंडियन कल्चर को अब्जॉर्ब किया और इंडियंस ने बाकी फॉरेन कल्चर को अब्जॉर्ब किया, चाहे हम ग्रीक्स की बात करें, चाहे हम सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स की बात करें, चाहे हम मुगल्स की बात करें, टर्क्स की बात करें। तो अब यही जो ग्लोरी है, जो रिच डाइवर्सिटी है इंडिया की, तो नेहरू जी ने उसको प्रिजर्व रखने की पूरी अपनी कोशिश करी। गांधी और नेहरू, देखिए गांधी और नेहरू के बीच में डिफरेंसेस भी थे, आपको याद होगा जो पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन अडॉप्ट जब नेहरू जी ने करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जब बात नेहरू जी ने करी थी, तो उस टाइम पे गांधी जी इस बात के इतने हक में नहीं थे। तो गांधी जी पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के हक में नहीं थे, बिकॉज उनको ये था कि अभी मासेस रेडी नहीं है। गांधी जी को ऐसा लगता था कि जो लोग हैं अभी तैयार नहीं है टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके चलते नेहरू जी और गांधी जी के बीच में डिफरेंस देखने को जरूर मिलता था कि गांधी, देखिए नेहरू की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, वो यंगर नेशनलिस्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए 1920s का पीरियड था, तो जो लाहौर सेशन था 1929 में, जहाँ पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यंगर नेशनलिस्ट आते हैं, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, मौलाना आजाद। तो अब इनका जो इन्फ्लुएंस है, सुभाष चंद्र बोस या नेहरू की बात करें, दे आर वेरी इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट रशिया, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 रशिया ने बहुत तरक्की देखी थी बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो अब इसके चलते अब गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी, नेहरू जी थोड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक ही वॉज वेरी इम्पेशेंट एज फार एज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज कंसर्न, बट नेवरदलेस, despite the fact that they both shared the differences, they formed a very formidable combination, both of them. लेगेसी ऑफ नेहरू की बात करें तो देखिए नेहरू की जो लेगेसी है वो इन 4 क्षेत्रों में आती है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की देन इंडिया में इज बिकॉज ऑफ नेहरू। मैं देखिए फिर मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो नेहरू लवर्स भी होंगे, नेहरू हेटर्स भी होंगे, मैं कोई ऐसा पर्सनल बायस वहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट नेवर द फैक्ट, आई मीन ऑब्वियसली ही वाज द फर्स्ट, नेवरदलेस ही वाज द फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो नेहरू की लेगेसी है, अकेला मतलब नेहरू जी के कारण नहीं है ये, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का साथ में योगदान था, बट नेहरू की लेगेसी को अगर आइडेंटिफाई करना पड़े तो 4 जो क्षेत्र हैं वो हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दूसरा पैन इंडियन सेक्युलरिज्म, तीसरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एट होम। So for a long time, at least till 1991, we were a socialist country. फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये 4 जो चीजें हैं नेहरू जी की देन है इंडिया को, ठीक है। तो ये लेगेसी है नेहरू जी की। ऑब्वियसली हम बाद में देखते हैं कि ये जो पॉलिसीज हैं, देखिए उस टाइम के हिसाब की बात है, देखिए उस टाइम के हिसाब से नेहरू जी ने जो सोचा वो इंडिया के लिए सही था, बुरा नहीं था उस टाइम के हिसाब से। जब हम नए नए आज़ाद हुए थे, हम नहीं किसी कैंप का हिस्सा बनना चाहते थे, हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी अपना इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, ज़्यादा कैपिटलिज्म को रिलाई नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वी सॉ the perils of capitalism when the Britishers had ruled us for 250 years. So these are some important legacies of Nehru. Statements like qualities of Nehru. So Nehru carefully nurtured the country's infant democratic institutions. ठीक है, बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस में हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस दौर में इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी इन सब इंस्टीट्यूशंस को नर्चर करना, हार्नेस करना, बहुत बड़ी बात थी। चीफ मिनिस्टर्स के साथ अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो जाती है, दैट वी वर ऑब्वियसली, ऑल्दो हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल नहीं है, बट जो कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड नेहरू, दैट वाज वेरी रिमार्केबल, दैट वाज वेरी कंटिन्यूअस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर माइट बी मेनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द अदर पीपल। प्रोमिनेंटली देखिए उस टाइम पे तो पार्टी ही एक थी, कांग्रेस, बीजेपी पार्टी तो तब नहीं थी, बट ही रिस्पेक्टेड हिज ओपोनेंट्स ऑल्सो, ठीक है। ही सब्जेक्टेड हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इन पार्लियामेंट बाय अ स्मॉल एंड लेस टैलेंटेड ऑपोजिशन। तो ही रिस्पेक्टेड हिज ओपोनेंट्स। मोस्टली उस टाइम पे जो हिंदू महासभा के लोग थे वो ओपोनेंट्स थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, जो बाद में जाके हम देखते हैं जो बीजेपी पार्टी बनती है। सो अब but nevertheless he respected his opponents, he wanted them to cross check his government, to verify the credentials of his government. So he didn't believe in the idea of complete autonomy or having that dictatorial kind of tendencies. He was convinced that a strong opposition was very very essential for a healthy democracy, ठीक है। He took care not to interfere with the judicial system. Unfortunately, इनकी बेटी इंदिरा गांधी, she did the opposite. She interfered a lot with the judicial system in the mid 1970s. But he ensured that in strictly the principle of separation of powers, the judiciary, the executive, and the legislative, they enjoying their independence in their independent domain. So he ensured that. And lastly, he never forgot that उनकी जो authority है, that is derived from the people of India, जिनको वो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने उनको चुना है। सो उनकी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन पब्लिक, द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, एंड दैट मेड हिम वेरी वेरी एक्सेसिबल टू द कॉमन पब्लिक एज वेल। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर गया था ये, काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल थे जो हमको डिस्कस करने थे आज। सो आप इसको 1.5x में, 2x में भी देख सकते हैं अगर आपने अपना टाइम थोड़ा सेव करना हो। सो दोस्तों मिलेंगे थर्सडे को और रेलेवेंट एडिटोरियल्स के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।